हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के शानदार सेशन में। आज का जो सेशन है एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू सेशन पर है। पीवाईक्यू का पेपर जो आपका पूछा गया था 24 सितंबर थर्ड शिफ्ट। दोस्तों आज 24 सितंबर थर्ड शिफ्ट के कंप्लीट पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने मैं करूंगा। दोस्तों मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश का हर एक टॉपिक आपके लिए आसान बनाना ही मेरा काम है। आइए शुरुआत करते हैं। दृष्टि एसएससी पर इन दिनों आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं, सो फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ लाइव जुड़िए 11:30 बजे डेली बेसिस पर। इस टाइम पे मैं लाइव जुड़ता हूं। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। क्लास में हम लोग टाइमर के साथ मैं आपको हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और आपको 20 सेकेंड्स वन क्वेश्चन के लिए काफी है। 20 सेकेंड्स में आपको उस क्वेश्चन को आंसर करना है। चलिए पहला क्वेश्चन टाइमर के साथ शुरू हो चुका है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट आंसर करिए, ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए जल्दी से। टाइम्स अप। दोस्तों सवाल क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। आपको ईडियम चूज करना है, यहां पे कौन सा हो सकता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन, महीनों की डेडिकेशन एंड एफर्ट के पश्चात, आई फाइनली कंप्लीटेड द मैराथन। आई कैन रियली डैश फॉर दिस अकम्पलिशमेंट। अब देखिए, महीनों का डेडिकेशन और एफर्ट लगाया और फाइनली मैंने ही मैराथन को कंप्लीट कर लिया। अब आई कैन रियली, इस अकम्पलिशमेंट यानी इस पूर्ति के लिए, इस सक्सेस के लिए मैं क्या करूंगा? पहला ऑप्शन है आई कैन रियली अप टू क्रीक विदाउट ए पैडल। कोई सेंस नहीं है। ईट लाइक अ हॉर्स, खूब सारा, मतलब ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है खूब सारा खाना। मतलब मैंने भाई साहब डेडिकेशन एफर्ट से कुछ काम किया तो मैं अब खाने बैठ जाऊंगा, नहीं होगा इसका मतलब। पैट माई सेल्फ ऑन द बैक, मैं अपने आप को शाबाश बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा शाबाश शाबाश शाबाश। तो इसका मतलब काम अगर मैंने पूरा कर लिया तो मैं अपने आप को शाबाशी तो कहूंगा। पैट माई सेल्फ ऑन द बैक का मतलब है प्रेज वन सेल्फ, खुद से खुद की तारीफ करना। खुद से खुद की तारीफ करने को कहा जाता है पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। जैसे आई पैटेड माई सेल्फ ऑन द बैक आफ्टर फिनिशिंग द प्रोजेक्ट अर्ली, ये एग्जांपल हो गया। बाकी ऑप्शंस देखो। अप अ क्रीक विदाउट पैडल का मतलब है इन अ ट्रेवल विद नो हेल्प, यानी मुसीबत में फंस गया, कोई हेल्प नहीं। विदाउट हिज फोन और वॉलेट ही वॉज अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल। अच्छा बाकी ऑप्शन देखो। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोई चीज खाना, खाए जाओ, खूब ठूस ठूस के खा लिया। आफ्टर प्रैक्टिस ही ईट्स लाइक अ हॉर्स। अच्छा मेरा एक सवाल है, बहुत सारा खाने के लिए बोला जाता है ईट लाइक अ हॉर्स, लेकिन अगर बहुत थोड़ा खाने को क्या बोला जाएगा? बहुत ज्यादा खाना मतलब घोड़े के जैसा खाना। तो बहुत थोड़ा खाना के लिए क्या बोला जाता है? सोचिए जरा। आपको हिंदी में ये लाइन हमेशा बोला गया होगा, खासतौर पे बेटियों के लिए तो ज्यादातर बोला जाता है घर में। कैसे कि यार देखो ये क्या चिड़िया की तरह चूंगती रहती है, चू 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 करके थोड़ा सा खा लेती है, चूंगती रहती है, चिड़िया की तरह चूंगती रहती है। यानी कि थोड़ा खाने का मतलब है चिड़िया की तरह खाना। चिड़िया बहुत थोड़ा खाती है। तो आप ईट लाइक अ हॉर्स कहोगे तो ज्यादा खाना हो जाएगा। ईट लाइक अ बर्ड कहोगे, बर्ड चिड़िया की तरह खाना, तो मतलब बहुत ही थोड़ा खाना हो जाएगा। तीसरा वर्ड है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी चेंज मूड ओपिनियन, कुछ भी ऑफन, बार बार बदलना, उसे कहते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। जैसे शी ब्लोज हॉट एंड कोल्ड अबाउट मूविंग अब्रॉड। अब ये आपके सारे ऑप्शंस 100% एक्सप्लेनेशन, 0% डाउट। आप देखिए पूरा आपको समझा दिया एक एक ऑप्शन। आगे बढ़िए, दूसरा सवाल टाइमर के साथ 20 सेकेंड एक क्वेश्चन पे जा रहा है। 8 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। ग्रोटेस्क्यू का सिमिलर बताना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। स्पीड से भाइयों। समय समाप्त हुआ। आपके सामने ग्रोटेस्क्यू के 4 ऑप्शंस हैं। शेमफुल है, कॉमली है, अगली है, स्पॉन्टेनियस है। सही जवाब क्या होगा उससे पहले ग्रोटेस्क्यू की मीनिंग समझिए। ग्रोटेस्क्यू, इसकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा। ग्रोटेस्क्यू का मतलब है एक्सट्रीमली अगली और डिस्टॉर्टेड कोई चीज है, एक्सट्रीमली अगली है, एकदम भयावह है, भयानक है, हॉरिबल है, गंदा सा, एकदम अगली है, तो हम उसको ग्रोटेस्क्यू कहते हैं। जैसे द स्टेच्यू हैड अ ग्रोटेस्क्यू फेस दैट स्केयर्ड द किड्स।
स्टैचू का ग्रोटेस्क्यू फेस था जिसने बच्चों को डरा दिया। अब इसका सिमिलर चाहिए, उसने कहा ना सिमिलर सिमिलर लेकर आइए। सिमिलर अगर उसने एंटोनिम मांगा होता, अपोजिट मांगा होता, तो आप कोमली टिक करते। कोमली को मैं याद कराता हूं कोमल से कि देखो उसका चेहरा कितना कोमल है, और कोमल चेहरा है इसका मतलब चेहरा सुंदर है। तो अगर उसने अपोजिट बोला होता तो आपको कोमली टिक करना होता। उसने कहा सिमिलर बताओ तो आप टिक करेंगे अगली। अगली का मतलब भी होता है गंदी सी शक्ल होना। द बिल्डिंग वॉज ओल्ड एंड अगली, गंदी सी होना, चाहे शक्ल हो, बिल्डिंग हो, कोई भी चीज हो, ठीक है। शेमफुल मतलब होता है शर्मनाक, कहते बड़ी शेमफुल हरकत करी उसने, शर्मनाक कहते हैं इसको। चीटिंग इन एग्जाम्स इज अ शेमफुल एक्ट। कोमली का मतलब सुंदर बता चुका हूं, जैसे शी लुक्ड कोमली इन द ट्रेडिशनल ड्रेस। और अगला वर्ड है स्पॉन्टेनियस, बहुत ही अच्छा वर्ड है। स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियसली बोला जाता है डन विदाउट प्लानिंग, कोई चीज तुरंत कर दिया। स्पॉन्टेनियसली कर दिया यानी तुरंत कर दिया बिना किसी प्लानिंग के। देयर स्पॉन्टेनियस ट्रिप turned out to be the best vacation. So spontaneous का मतलब है कोई प्लानिंग लगाई ही नहीं भाई, बस दिमाग में आया और कर दिया उसको, जो भी था उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है। कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स है बच्चे, सभी पर एग्जांपल्स दे दिया, एक शब्द नहीं छोड़ा। 5 वर्ड है, पांचों पे एग्जांपल्स, पांचों की इंग्लिश मीनिंग, पांचों के हिंदी मीनिंग। है ना मजेदार तरीका, है ना मजेदार तरीका। डिटेल्ड एनालिसिस इसको कहते हैं, मजेदार है। इसी तरीके से मैं कराता हूं, डेली आया करो भाई। आप जो है पीवाईक्यू तो ऑल्टरनेट डेज पे आता है, लेकिन लाइव भी अटेंड किया करो, ठीक है ना। ओके, याद रखना इंग्लिश मतलब संदीप केसरवानी, 100% कवर कराऊंगा आपका। चलो अगले पे आते हैं दोस्तों, तीसरा सवाल ध्यान से पढ़िए। अंडरलाइंड पार्ट है तो कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसा हो सकता है या कुछ और जो उससे मिलता जुलता हो। वी एज ह्यूमन बींग्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ बिलीविंग इन द थिंग्स दैट कैन बी सीन और टच्ड। जिन चीजों को आप देख और छू सकते हैं, कैन बी सीन एंड टच्ड, जिन चीजों को आप देख या छू सकते हैं उनको क्या कहेंगे। 4 ऑप्शंस है, पहला है टेंजिबल, दूसरा है इनएक्सप्रेसिबल, तीसरा है इनपैल्पेबल, चौथा है स्पिरिचुअल। जिन चीजों को छुआ जा सकता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बच्चे, ये पूछने का तरीका है। जिन चीजों को छुआ जा सकता है, जिन चीजों को देखा जा सकता है, उन चीजों को कहा जाता है बच्चे टेंजिबल। टेंजिबल होती है वो चीजें जिनको छुआ और देखा जा सकता है। कमेंट करके बताइए जिनको छुआ और देखा नहीं जा सकता है उसको क्या कहेंगे। इसी का अपोजिट वर्ड है, क्या कहेंगे कमेंट करके बताइए। तो टेंजिबल होता है दैट कैन बी टच्ड और फेल्ट, यानी द टेंशन इन द रूम वॉज ऑलमोस्ट टेंजिबल, सामने से नजर आ रही है, दिखाई दे रहा है, सबके मुंह बने हुए। इनएक्सप्रेसिबल का मतलब है जो एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, वो अनवर्णनीय, इनवर्णन क्या कहते हैं, अवर्णनीय है। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिस्क्राइब्ड, यानी कितना स्ट्रॉन्ग कि डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता उस चीज को। शी फेल्ट इनएक्सप्रेसिबल जॉय एट द न्यूज। अगला देखिए, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है स्पर्शनीय, जैसे कैन नॉट बी टच्ड और ग्रास्प्ड, उसको कहते हैं इम्पैल्पेबल। जैसे द डिफरेंस वॉज सटल एंड इम्पैल्पेबल। और आखिरी वर्ड है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल शब्द तो आप बड़ा बेसिक सा वर्ड है, जानते होंगे, जो स्पिरिचुअलिज्म से संबंधित है, कहते ना ये बंदा बड़ा स्पिरिचुअल है, यानी धर्म से संबंधित है, जुड़ा हुआ है ना, उसे कहते हैं। मेडिटेशन गिव्स मी स्पिरिचुअल पीस। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए। अगले पे आ जाइए, सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 20 सेकेंड का टाइमर आपके लिए चलता हुआ, पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं हूं ही 100% एक्सप्लेनेशन देने के लिए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चुन के देना है। टाइम्स अप माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग यहां पे गलत है, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग यहां पे गलत है। रेस्ट और एंड की स्पेलिंग सही है, रेस्ट और की स्पेलिंग यहां पे गलत है। आप ध्यान से देखें तो 3 ऑप्शन तो रेस्टोरेंट ही गलत है भाई साहब। द रेस्टोरेंट सर्व्स डेलिशियस मील्स, यही सही है दोस्तों। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग रट लीजिए, आज के बाद गलती मत करना। सबसे पहले लिखिए REST, रेस्ट का मतलब हो गया आराम, फिर लिखिए और AUR और हो गया, और आखिरी में लिख दीजिए आंट ANT मतलब चीटी। तो रेस्ट और आंट रेस्टोरेंट, रेस्ट और आंट रेस्टोरेंट, याद हो गया, रेस्ट और आंट रेस्टोरेंट। तो आपका केवल एक में ही रेस्टोरेंट सही है, तीनों ही रेस्टोरेंट से ही आप कैंसिल आउट कर सकते थे। सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपका है, सिमिलर मीनिंग आपको चुनना है
और कितना आसान सा वर्ड दिया हुआ है, दैट इज लविंग। बच्चों वाला सवाल पूछ लिया इसने, सोचिए। इस प्रश्न के लिए उसने 2 नंबर दिए थे भाई साहब, ये तो फ्री में प्रश्न मिलना चाहिए, ऐसे ही चलो इसको करे जाओ कोई नंबर नहीं मिलेगा, ऐसे हो जाना चाहिए था। इतना आसान है। लविंग का मतलब होता है प्यारा, है ना, कहते कोई चीज बड़ा ही लविंग, यानी कि बहुत ही प्यारा है। अगर कोई चीज प्यारा है, पहला ऑप्शन है ऑफिस, दूसरा है रेजुवेनेट, तीसरा है अफेक्शनेट, चौथा है सबऑर्डिनेट। जब कभी भी आपका कहते हैं ना उनका उनके साथ अफेक्शन है, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, स्नेह मतलब होता है एक प्रकार से लगाव, अफेक्शन कहलाता है। और अगर अफेक्शनेट है तो यानी वही आपका सिमिलर हो गया। सो लविंग का मतलब होता है प्यार करने वाला, लविंग है शोइंग डीप केयर और अफेक्शन, जैसे शी गेव हर चाइल्ड अ लविंग हग। वहीं अफेक्शनेट का मतलब भी वही आपका फॉन्डनेस ऑफ लव, यानी कि द पपी वॉज वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड इट्स ओनर। बाकी देखो ऑफिश का मतलब है अनफ्रेंडली या डिस्टेंट होना, दूरी बना के रखना, उसको कहते हैं ऑफिश। इसको याद रखिए ना कि भैया हमारा जो ऑफिस है वो हमारे घर से काफी ऑफिस में है। ऑफिश मींस होता है दूर है, दूरी बना हुआ है। ही सीम्ड ऑफिश एट द पार्टी, थोड़ा सा अनफ्रेंडली लग रहा था, पार्टी में मिलजुल नहीं रहा था। रेजुवेनेट का मतलब होता है कि चीज को फिर से तरोताजा कर देना, फिर से युवा कर देना, फिर से जवान कर देना, उसको रेजुवेनेट कहते हैं। जैसे पार्क एकदम सूख गया था, आपने साफ सुथरा करके बढ़िया से हर जगह हरियाली घरी घास ला दी और बारिश हुई और उसके बाद 1 महीने पूरा पार्क एकदम हरा भरा हो गया, आपने पार्क को रेजुवेनेट कर दिया। टू मेक यंग और फ्रेश अगेन, अ वेकेशन कैन रेजुवेनेट द माइंड। और सबऑर्डिनेट आप अच्छे से जानते हैं, इसका मतलब होता है लोअर इन रैंक, कहते नहीं ये हमारे सबऑर्डिनेट है, ये उनके सबऑर्डिनेट है। ही गेव इंस्ट्रक्शंस टू हिज सबऑर्डिनेट स्टाफ। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम, आपको मीनिंग बतानी है। एसेंस और मेन पॉइंट ऑफ एनी पैसेज, लेक्चर और बुक को क्या कहते हैं? एसेंस है भाई साहब, एसेंस का मतलब होता है किसी चीज का सार, सार मांग रहा है वो, तो सार हो या कोई मेन पॉइंट हो, मुख्य बात हो, किसी पैसेज का, लेक्चर का या तो किसी बुक का, क्या होना चाहिए? मीनिंग तो सार नहीं है, जिस्ट होता है सार। सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंस को बोलते हैं सिग्निफिकेंस, और दिल विल तो है नहीं। तो सही आंसर आपका GIST, दैट इज जिस्ट। जिस्ट का मतलब एसेंस ही होता है जो आपका प्रश्न है। जैसे ही क्विकली अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की जिस्ट को उसने क्विकली समझ लिया। मीनिंग का मतलब अर्थ होता है, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस होता है, जैसे द इवेंट होल्ड्स ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। और लास्ट है हार्ट, दैट इज दिल, या तो मुख्य पार्ट जिसको आप कह सकते हैं, जैसे द हार्ट ऑफ द मैटर इज ट्रस्ट, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न अंडरलाइंड कुछ पार्ट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है दोस्तों। आरुष्य जो भी है, परचेज्ड द मोस्ट गुड ऑफ ऑल दी सूट्स केप्ट इन द शॉप। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ी बेसिक सी ग्रामर लगाई गई है एडजेक्टिव की। यहां पे लिखा हुआ है द मोस्ट गुड, यानी गुड की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट से नहीं बनती है, गुड की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। हाँ, तो आपके पास देखिए ऑफ ऑल दी शूट्स में से, ठीक है, सुपरलेटिव। द मोर गुड ऐसे कंपैरेटिव नहीं बनता, द एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है, द बेस्ट आपके पास है, द गुड क्यों लगाएंगे जब डिग्री आपको सुपरलेटिव करनी है। तो सही जवाब आपके ऑप्शन सी को जाता है, क्योंकि केस जो है वो सुपरलेटिव का यहां पे बन रहा है। जिस बच्चे को सुपरलेटिव डिटेल में पढ़ना है, मैंने वो 11:30 बजे की सीरीज में पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक्टिव पैसिव वाइज का सवाल है, द शेफ प्रिपेयर्स द मील विद ग्रेट केयर। ऐसे क्वेश्चंस आप 2 से 3 सेकंड में आंसर कर सकते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड दोस्तों। केवल व केवल सेंटेंस की वर्ब देखिए, प्रिपेयर्स से समझ में आ गया कि ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, और जब इसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट किया जाएगा तो सेम टेंस में पैसिव वाइज हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर में से कोई एक लेता है और प्रिपेयर्स को बना देगा प्रिपेयर्ड। देखिए, ना तो हैज आएगा, ना विल आएगा, ना तो वॉज आएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? मैंने कहा ना ऐसे क्वेश्चंस 2 सेकंड में होते हैं, मैंने कहा ना आपसे ऐसे क्वेश्चंस 2 सेकंड में होते हैं। तो आपके केवल एक ही ऑप्शन में इज दिया हुआ है, दैट्स योर आंसर, ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में वॉज है, विल है, हैज है, और मैंने आपसे क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल इज, एम, आर ही लगा सकते हैं अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव में केवल इज, एम, आर ही लगे। आगे बढ़ेंगे बच्चे, अगला सवाल भी एक्टिव पैसिव का है।
ध्यान से पढ़िए यहां से, द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस आर बीइंग रेड बाय मयंक। 2 से 3 सेकंड काफी है मेरे बच्चों, मात्र 2 से 3 सेकंड, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है 2 से 3 सेकंड। और आप देखो आपके सामने है, साफ दिख रहा है आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा है ना, तो सही सही अभी देखो जिस फॉर्म की बी लगी है एक्टिव वॉइस में उसी फॉर्म की मेन वर्ब रही होगी, तो इसका मतलब बी आईएनजी फॉर्म में है तो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में रही होगी, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यानी आपको प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस चाहिए, इज एम आर प्लस रीडिंग, आपको ये चाहिए इज एम आर प्लस रीडिंग, इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप देखो यहां पे हैड बीन है कैंसिल, यहां पे वॉज है कैंसिल, यहां पे हैज है कैंसिल, आपका आंसर कौन सा होगा? मैंने कहा ना 2 से 3 सेकंड में होता है दोस्तों, 2 से 3 सेकंड में यार पूरा क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में कर सकते हो। अगला सवाल आपके सामने है, इस ब्रैकेटेड पार्ट के लिए उस पर्टिकुलर वर्ड का सिमिलर आपको यहां पे लिखना है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स, ठीक है। आपके क्वेश्चन है द सोल्जर्स स्पेंट लॉन्ग पीरियड, ब्लैंक कर दिया आपने, 4 ऑप्शंस है, ट्रैवलिंग, अटैकिंग, एलिंग और चौथा है रिकवरिंग। सोल्जर्स ने बिताया अपना लंबा समय किस चीज में? कन्वालेसिंग में। प्यारे साथियों, कन्वालेसिंग का मतलब होता है किसी चीज से रिकवर करना, स्वस्थ होना। रिकवरिंग फ्रॉम रिकवरिंग हेल्थ फ्रॉम इलनेस, बीमारी से हेल्थ रिकवर करने को कहते हैं। ही इज कन्वालेसिंग एट होम आफ्टर सर्जरी, और रिकवरिंग शब्द अपने पास एग्जैक्ट मीनिंग का वर्ड दिखा हुआ है। बाकी ट्रैवलिंग का मतलब होता है यात्रा करना, जैसे शी लव्स ट्रैवलिंग। अटैकिंग मींस होता है हमला करना, जैसे कि द डॉग अटैक्ड, स्टार्टेड अटैकिंग। और एलिंग मतलब होता है बीमार होना, जैसे शी इज केयरिंग फॉर हर एलिंग फादर। तो ये आपके बाकी ऑप्शंस भी हो गए। अगले प्रश्न पे आ जाइए, सब्स्टिट्यूट करना है, इसके लिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट है बच्चे, सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। देखिए सारे ऑप्शन एक ही जैसे हैं, सेम ऑप्शन आ जाए तो समझ जाइए सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। इवन इफ यू हैव नेवर हर्ड हिज नेम, भले ही आप उसका नाम कभी नहीं सुने हो, यू हैव प्रोबेबली मेट समवन विद हिज वर्ड्स टैटूड इन देयर स्किन। टैटू स्किन के ऊपर बनवाया जाता है, आदमी टैटू यहां पे बनवाता है, कहीं पे ऊपर बनवाता है, यहां पे अंदर थोड़ी घुस के बनवा देता है, सुई ठूस दिया अंदर, अंदर से कोई यूं कर रहा है, नहीं भाई, टैटू स्किन के ऊपर बनवाते हैं। तो इन काहे लगा दिए, यहां पे इन नहीं, यहां पे ऑन होना चाहिए, ऑन थ्रू अंटिल ओवर डूइंग, करेक्ट आंसर ऑन। ऑन टैटू ऊपर बनवाते हैं ना भाई, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ो बच्चा, एरर डिटेक्शन है, साफ दिख रहा है यहां पे, एरर स्पॉट करनी है। द लॉयंस बिकेम वायलेंटली व्हेन द विजिटर्स स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट देम, जब विजिटर्स उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे, शेर जो है गुस्सा आ गए, सारे शेर गुस्सा आ गए। ये आपका सवाल है। समय समाप्त हुआ, द लॉयंस आपका सब्जेक्ट है, पास्ट की वर्ब लिखा और आपने यहां पे वायलेंटली लिख दिया, जबकि होना चाहिए वायलेंट। क्यों? क्योंकि ये जो बिकेम है ना बच्चे, देखिए बहुत ही सिंपल सा, ध्यान से समझिएगा, द लॉयंस बिकेम वायलेंट होना चाहिए। एरर आपके इसी पार्ट में, क्योंकि जो लिंकिंग वर्ब आपकी बिकेम है उसके साथ आपको एडजेक्टिव लिखना होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना। जैसे आपने कहा ही लुक्स एंग्री टुडे, तो लुक को आपने एंग्री दिया, एंग्रीली करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं जिनको आपको एडजेक्टिव पकड़ाना होता है, ये एडवर्ब यहां पे गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, आपको सिनोनिम बताना है नेसेसरी। मैं तो कहूंगा पहले तो नेसेसरी की स्पेलिंग रट लेना बाबू, NECESSARY। देखो सी सिंगल है, एस डबल है, नेसेसरी की पहले तो स्पेलिंग तुम रटो यार, ये बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नेसेसरी, NECESSARY, रटो इसको, नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी। नेसेसरी मींस होता है कोई चीज जो जरूरी है, जो आवश्यक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, जो एसेंशियल है। तो आपका आंसर हो जाएगा एसेंशियल, अत्यावश्यक होना, जैसे वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। और नेसेसरी भी आपके लिए जरूरी है, जैसे इट इज नेसेसरी टू वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग। बाकी ऑप्शन देखिए, स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है स्थान से संबंधित है, ये वो स्पेशल वाला स्पेशल नहीं है, ये स्पेशल है, यानी कि द गेम इंप्रूव्स किड्स स्पेशल अवेयरनेस, ठीक है, उनकी इस चीज को उसने इंप्रूव किया गेम ने।
एग्जिस्टेंशियल का मतलब है जो एग्जिस्टेंस से संबंधित है, यानी अस्तित्व से संबंधित है। ही हैड एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ड्यूरिंग कॉलेज। और तीसरा वर्ड है पोटेंशियल, यानी कि कहते हैं उसमें बहुत ही पोटेंशियल है, पोटेंशियल, राइट, पॉसिबल बट नॉट एक्चुअल, दैट इज पोटेंशियल। दूसरे सेंस में तो शी हैज ग्रेट पोटेंशियल एज अ राइटर, उसमें बहुत ही ज्यादा ग्रेट पोटेंशियल है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न लीजिए। इंटेलिजिबल का अपोजिट आपको चाहिए। इंटेलिजिबल इंटेलिजेंट से ही बना हुआ वर्ड है। अगर इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, तो इंटेलिजिबल का मतलब बुद्धिमान वाली योग्यता। इंटेलिजिबल इंटेलिजेंट कुछ ऐसा मिलता जुलता हो सकता है। आपको अपोजिट मीनिंग चाहिए, यानी कि कुछ नेगेटिव वर्ड चाहिए। चार ऑप्शंस हैं, इनकोहेरेंट, डेलिबरेट, इनकोहेरेंट, डेलिबरेट, स्क्रिप्टेबल और आखिरी वर्ड है इम्बैजुल। सही जवाब आपका इनकोहेरेंट। प्यारे साथियों देखिए, इंटेलिजिबल का मतलब होता है कोई चीज जो बिल्कुल से इंटेलिजिबल है, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजिबल है, दिमाग में मतलब वो आपके दिमाग में जा सकती, तो जा सकती। इंटेलिजेंट आप हो सकते हो उस चीज को समझ के, अर्थात वो चीज आपको समझ में आ रही है, सुस्पष्ट है। हिज स्पीच वॉज क्लियर एंड इंटेलिजिबल, उसकी स्पीच इंटेलिजिबल थी, दैट मीन्स बिल्कुल से साफ थी, क्लियर थी, समझ में आने वाली थी। तो इनकोहेरेंट का मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर, समझ ही नहीं आ रहा। द ड्रंक मैन्स वर्ड्स वर इनकोहेरेंट, समझ में नहीं आ रहा क्या बक रहा है भाई, क्या बक रहा है, दारू पी के आया हुआ है, बताइए। तो उसकी बात है बच्चे। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर कोई चीज, कहते हैं उसने डेलिबरेटली मुझ पर पत्थर मारा। डन ऑन पर्पस, उद्देश्य है कुछ जानबूझकर करना। इट वॉज अ डेलिबरेट मिस्टेक। वहीं पर स्क्रिप्टेबल का मतलब होता है जो स्क्रिप्ट बनाई जा सके, यानी कि लिखने योग्य, जाने योग्य, लिखे जाने योग्य। एबल टू बी रिटन, क्योंकि स्क्रिप्ट बनाने का मतलब होता है लिखना। द सॉफ्टवेयर इज इजिली स्क्रिप्टेबल फॉर ऑटोमेशन। और तीसरा वर्ड है आपका इम्बेजल का मतलब कोई चीज को गबन करके बैठ जाना। इम्बेजल, इन्होंने पूरा जल इम्बेजल कर लिया। स्टील मनी फ्रॉम वंस ट्रस्ट। द कैशियर वॉज कॉट ट्राइंग टू इम्बेजल फंड्स, चुराने की कोशिश कर रहा था। अगला वर्ड लीजिए, अच्छा वर्ड। इनकरेक्ट स्पेलिंग पोजीशन रिफर्ड वेदर अनफॉरसीन। अनफॉरसीन प्यारे साथियों, पोजेशन POSSESSION सही है। रेफर्ड REFERRED सही है। WEATHER वेदर, मौसम सही है। और आखिरी जो वर्ड है आपके सामने, दैट इज अनफॉरसीन। अनफॉरसीन में यहां पे लिख दिया आपने FOUR लिख दिया, भाई फोर नहीं होता, फॉर होता है, अनफॉरसीन, तो मिस्टेक है वहां पे। अनफॉरसीन की सही स्पेलिंग क्या है? FORE और साथ में सीन, फॉरसीन, अनफॉरसीन। फॉरसी होता है ना, FORESEE। फॉरसी का मतलब होता है किसी चीज को पहले से ही देख लेना, पहले से ही अनुमान लगा लेना, पहले से ही गेस कर लेना, उसको फॉरसी कहते हैं। इसी फॉरसी से बनता है फॉरसीन, थर्ड फॉर्म, सी सॉ सीन, फॉरसी, फॉरसॉ, फॉरसीन, ठीक है। अब इसी से बन गया अनफॉरसीन। चलो, तो ड्यू टू अनफॉरसीन इवेंट्स द मीटिंग वॉज कैंसल्ड। अच्छा आगे बढ़िए। पोजेशन अधिकार को कहते हैं जब मालिकाना हक होता है, जैसे द रिंग वॉज हर मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन। रिफर कहते हैं उन्होंने रिफर किया है भाई साहब, जैसे द डॉक्टर रिफर्ड हिम टू अ स्पेशलिस्ट। वेदर मींस मौसम होता है, जैसे द वेदर इज प्लीजेंट टुडे। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला सवाल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फियर ऑफ स्नेक्स। अगर किसी को सांप से डर लगता है तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लैस्ट्रोफोबिया, ओफिडियोफोबिया, जेनोफोबिया एंड सिंजेनियोसोफोबिया। चार फोबियाज हैं, तो ओफिडियोफोबिया आपके प्रश्न का उत्तर है। ओफिडियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्नेक्स, सांप का डर। हिज ओफिडियोफोबिया मेक्स हिम पैनिक एट द साइट ऑफ अ स्नेक। वहीं पर क्लैस्ट्रोफोबिया होता है जब किसी को बंद जगह से डर लगता है। बहुत सारे लोगों को लिफ्ट में जाना बिल्कुल नहीं हिम्मत है उनके, यानी उन्हें क्लैस्ट्रोफोबिया है। जेनोफोबिया होता है भाई साहब जिनको विदेशियों से नफरत होती है, विदेशी चीजों से नफरत होती है ना, डिसलाइक करते हैं या डर होता है, कुछ भी कह लीजिए, उसको कहते हैं जेनोफोबिया है। और यहां पे है दिस इज सिंजेनोसोफोबिया, यानी कि रिश्तेदारों से डर लगता है। अतिथि कब जाओगे, जाओ, उनको कहते हैं भाई साहब। आगे बढ़िए, अगला सवाल बच्चे। इवोक का सिमिलर चाहिए आपके ऑप्शन से, इंड्यूस, अबैंडन, रिड्यूस एंड डाइवर्ट। फोर ऑप्शंस यू हैव। इवोक का करेक्ट सिनोनिम क्या होना चाहिए? चार ऑप्शंस, इंड्यूस, अबैंडन, रिड्यूस, डाइवर्ट। इंड्यूस प्यारे साथियों, इवोक का मतलब होता है जगाना। इवोक मतलब होता है टू ब्रिंग आउट, टू और रिकॉल, जगाना किसी को, भाई साहब जागो। द मूवी इवोक्ड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड।
इंड्यूस का मतलब भी होता है उत्पन्न किया आपने, जो अंदर छपा था वो निकाल दिया बाहर। द मेडिसिन में इंड्यूस स्लीप, यानी स्लीप लेके जगा देगी तुम्हें, स्लीप तुम्हारे अंदर पैदा कर देगी। अबेंडन होता है चीजों का त्याग कर देना दोस्तों, छोड़ देना किसी चीज को, जैसे ही हैड टू अबेंडन द प्रोजेक्ट मिडवे। रिड्यूस मींस कोई चीज को घटाना, कम करना, जैसे एक्सरसाइज हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस। और डाइवर्ट का मतलब होता है कहीं से भटका देना, डाइवर्जन होता है रोड वगैरह पे। द पुलिस डाइवर्टेड ट्रैफिक ड्यू टू द एक्सीडेंट। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, आपके सामने है पैरा जंबल, पढ़िए और बताइए क्या बनेगा ऑर्डर। टाइम्स अप बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान से देखिए। एट द सेम टाइम इसका मतलब पहले कुछ और हो चुका है, तभी तो उसी के टाइम पे ही कुछ और होना है। गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, तो गरीब होगा उसी को तो आप फूड प्रोवाइड करोगे, कपड़े प्रोवाइड करोगे, पैसे और अनाज प्रोवाइड करोगे। तो एक पेयर बनेगा, वो है आपका ए बी का पेयर, ठीक है। और एट द सेम टाइम पहले नहीं होना चाहिए, ए बी बाद में होना चाहिए। जैसे यहां पे देखो ए बी है, हो सकता है यहाँ पे ए बी नहीं है, यहाँ पे ए बी नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ए बी हो सकता है, यहाँ भी ए बी नहीं है तो नहीं होगा। तो दो ऑप्शंस हैं। अब आपने ध्यान से देखो तो सी डी यहां पे है और एक सी डी यहां पे है, तो पहले एक बार पढ़ लो सी और डी को। फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस। और कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं? बाय बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली, यानी कि फेस्टिवल्स भारत में सेलिब्रेट किए जाते हैं हैप्पीनेस को शेयर करने के लिए। बाय बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स, परिवार के मेंबर्स की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, और साथ में उसी समय कुछ और गरीबों की हैप्पीनेस के लिए बांटे जाते हैं। तो हमारा ये सीडी का एक साथ है बच्चे, और सीडी एक साथ इसमें नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, मैडम स्पीच इडियम है। मैडम स्पीच, मैं इसको ऐसे याद करा दूं कि मैडम आपने पहले कोई स्पीच दी, मैडम ने कहा ना, तो ये आपकी मैडम स्पीच थी। हाँ, मैडम स्पीच मींस होता है सर्वप्रथम दिया गया भाषण, दैट इज फर्स्ट स्पीच। सबसे पहली बार दिया गया भाषण को मैडम स्पीच कहा जाता है। सो जैसे कि द एमपी डिलीवर्ड हिज मैडम स्पीच कॉन्फिडेंटली इन पार्लियामेंट, तो मैडम स्पीच सबसे पहली बार दिया गया भाषण। अगला क्वेश्चन, जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्या ही क्वेश्चन होगा यार, बहुत आसान है। आपने लिखा है जेरी, फिर आपने लिखा है ड्राइविंग होम लेट, व्हेन द इंसिडेंट, इंसिडेंट सब्जेक्ट हो गया, टुक प्लेस आपकी सेकेंड फॉर्म पास्ट में बना दी। तो बाबू जब इधर पास्ट है, अब ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी मेन ऑफ की आईएनजी फॉर्म है। भाई कोई हेल्पिंग ऑफ भी तो चाहिए बीच में, कोई हेल्पिंग ऑफ भी तो चाहिए। कैसे लिख दिया? जेरी ड्राइविंग, राम गोइंग, नहीं राम इज गोइंग या राम वॉज गोइंग, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो मिस्टेक है वहां पे, जेरी ड्राइविंग की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा जेरी वॉज ड्राइविंग, क्योंकि उधर पास्ट है तो यहां पे भी पास्ट बनाना। सही जवाब आपके सामने है। आइए क्लोज टेस्ट करते हैं, हरी अप एवरीबॉडी। करिए करिए फटाफट करिए। टाइम्स अप कहता है लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग। लिसनिंग जो है वो शुरू होती है हियरिंग से। लिसनिंग हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनना, लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना। लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग बट गोज, अब आपके ऑप्शंस देखो, टूवर्ड्स, बस बट देखो टूवर्ड्स जो है वो डायरेक्शन के लिए आता है। अक्रॉस का यूज होता है जब आप किसी चीज को क्रॉस करते हो, अक्रॉस द रिवर या अपोजिट साइड की बात करते हो, देन वी यूज अक्रॉस। एंड थ्रू आउट मीन्स होता है किसी चीज के बिगिनिंग से लेकर एंड तक। बट ये कहता है कि जो लिसनिंग है वो शुरू तो हियरिंग से होती है, किंतु जाती है उसको पार होकर, मतलब वहां से शुरू होती है लेकिन उससे आगे, क्योंकि आपने बट दे दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो पार कराएंगे, दैट इज बियॉन्ड। क्योंकि बच्चे आपने कहा लिसनिंग शुरू होती है हियरिंग से, अब आपने ये कॉन्ट्राडिक्शन दे दिया, तो अभी यहां से शुरू हुई, अब इसको आगे ढका दो, दैट इज बियॉन्ड तक चली जाती है। सेकंड पे आ जाइए।
दूसरे शब्दों में हियरिंग इज नेसेसरी, हियरिंग जरूरी है, बट इज नॉट अ सफिशिएंट डैश। दूसरे शब्दों में हियरिंग जरूरी है किंतु नहीं है एक सफिशिएंट क्या चीज, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट प्लेस, सफिशिएंट सिनेरियो या सफिशिएंट डिकोरम। आपका सही जवाब यहां पे होगा हियरिंग को दूसरे शब्दों में कह रहा है कि जरूरी तो है किंतु नहीं है एक सफिशिएंट क्या, सफिशिएंट कंडीशन। एक सफिशिएंट कंडीशन फॉर हियरिंग हो सकता है, हियरिंग कोई प्लेस नहीं है, कोई सीनेरियो नहीं है और ना ही कोई डिकोरम है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पे एक सफिशिएंट कंडीशन अकॉर्डिंग टू योर पैराग्राफ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तीसरा, लिसनिंग इन्वॉल्व्स हियरिंग विद अटेंशन, यानी लिसनिंग में इन्वॉल्व होता है सुनना ही बट ध्यान के साथ, ध्यान से। लिसनिंग होता है ध्यान से सुनना और हियरिंग मतलब सुनना। आप कहीं गुजर रहे हो, कुछ कोई बोल रहा है, सुनाई दिया, लेकिन ध्यान से सुनने को लिसनिंग। तो वही वो कह रहा है कि लिसनिंग इन्वॉल्व्स हियरिंग, लिसनिंग में हियरिंग इन्वॉल्व होता है लेकिन ध्यान से सुनने को कहा जाता है। लिसनिंग इज अ प्रोसेस, लिसनिंग एक प्रोसेस है दैट डैश कंसंट्रेशन, दैट ब्रिंग्स ऑफ कंसंट्रेशन, दैट लिसनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंसंट्रेशन चाहिए। अच्छा, दैट टेक्स फॉर कंसंट्रेशन, दैट कॉल्स फॉर मींस होता है डिमांड करता है, यानी लिसनिंग वो प्रोसेस है जिसको कंसंट्रेशन की जरूरत है। करेक्ट आंसर कॉल्स फॉर होगा। कॉल्स फॉर का मतलब होता है रिक्वायर होना या तो डिमांड करना। तो जाहिर सी बात है, आप लिसनिंग का मतलब है आप किसी चीज को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। तो लिसनिंग कंसंट्रेशन की डिमांड करता है या लिसनिंग के लिए, लिसनिंग होने के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 24 पे आ जाइए। 24 क्या कहता है? वाइल लिसनिंग वन शुड ऑल्सो बी ऑब्जर्वेंट, यानी सुनते समय हमें थोड़ा सा चौकस रहने की जरूरत है या चौकस रहना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, लिसनिंग हैज टू बी विद द ईयर्स, दूसरे शब्दों में लिसनिंग हैज टू बी विद द ईयर्स, फिर ब्लैंक है, विद द आईज एंड द माइंड। एंड वहां लगा दिया तो एंड यहां नहीं लगा सकते। ऑल्दो नहीं आएगा, रेदर नहीं आएगा, इट नहीं आएगा, एज वेल एज आएगा, क्योंकि बच्चे वो कहता है, वो कह रहे हैं कि लिसनिंग इज टू बी अंडरस्टूड एज नहीं, लिसनिंग हैज टू बी विद द ईयर्स। देखो वो जोड़ रहा है कि लिसनिंग जो है वो कानों से होनी चाहिए, आपकी आंखों से भी समझ है, क्योंकि लिसनिंग मतलब क्या, लिसनिंग मतलब कोई चीज पर पूरे कंसंट्रेशन के साथ ध्यान देना। तो वो ध्यान आपको कानों से भी देना है, आपको ध्यान अपने आंखों से भी देना है और ध्यान आपको अपने दिमाग से भी देना है। तीनों चीज, ये भी चाहिए, आंखों से भी चाहिए और वो भी चाहिए। तो भाई एंड लगा रहे हो, दो चीज जोड़ रखा है तो उसको जोड़ने के लिए एज वेल एज ही तो लगाओगे। तो सही जवाब एज वेल एज हो जाएगा। आखिरी सवाल लीजिए, लिसनिंग इज टू बी अंडरस्टूड as the total process that involves hearing with attention, being observant and making interpretation। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियली एंड, जो भी आएगा गुड कम्युनिकेशन है एसेंशियली एंड डैश प्रोसेस। क्या है? जो अच्छी कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हो, क्योंकि अब ये कंक्लूड करने के लिए तरफ बढ़ रहा है, तो अच्छी कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियली डैश प्रोसेस है। एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए एक इंटरैक्टिव प्रोसेस ही इसको मानेंगे, हो सकता है। ऑब्नॉक्सियस प्रोसेस बिल्कुल नहीं हो सकता, दैट्स अ नेगेटिव वर्ड। दिस इज पेक्यूनियरी प्रोसेस, ऑनरस प्रोसेस। अरे कम्युनिकेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए इंसान दो तरफी होनी चाहिए ना, तभी तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। वन साइडेड है तो उसको तो लेक्चरबाजी कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरैक्टिव, 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 इंटरैक्टिव। देखिए, ऑब्नॉक्सियस मींस होता है घिनौना, पेक्यूनियरी का मतलब होता है जो पैसों से संबंधित है, और एक है आपका ऑनरस, ये भी आपका पेनफुल है। हमें चाहिए वहां पे पॉजिटिव, और ये तीनों वर्ड आपके सेट नहीं बैठ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर एक ही होगा, दैट इज इंटरैक्टिव। तो ये थे दोस्तों आपके आज के पूरे 25 क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको आज की ये क्लास? कैसी लगी? बढ़िया ना? डेली बेसिस पर आइए, मैं रोज पढ़ाता हूं दृष्टि एसएससी चैनल पे। अगर 11:30 बजे आएंगे तो आप मेरी क्लास लाइव पाएंगे दोस्तों, और बाकी डेज में ऑल्टरनेट मैं इसी तरीके से पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस कराता हूं। मेरा नाम याद रखिएगा, संदीप केसरवानी कहते हैं मुझे बच्चों। मेरी क्लास अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐप पे भी मिले, तो एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल फाउंडेशन कोर्स जो एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं। कंप्लीट बैच लेंगे तो 2,499 रुपए का, यानी 2,500 रुपए का कंप्लीट बैच, जो 750 घंटे की क्लासेस के साथ होगा। केवल इंग्लिश का लेंगे, केवल इंग्लिश का अगर कोई चाहिए, मात्र 499 रुपए का है।
केवल इंग्लिश का किसी को बैच चाहिए, कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट वोकैबुलरी, कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कंप्लीट सॉल्यूशन। ट्रस्ट मी, इसके बाद आपको जिंदगी में किसी से इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप कंप्लीट बैच लेंगे तो आपको इतने का पड़ेगा, केवल इंडिविजुअल इंग्लिश लेंगे इतने का पड़ेगा। जो भी आपको ठीक लगता है वो बैच आप इनरोल कर लीजिए, लेकिन ट्रस्ट मी, आप खुद अपनी इंग्लिश को इंप्रूव होता हुआ फील करेंगे। आप कहेंगे कि जिंदगी में आज तक ऐसा इंग्लिश किसी ने नहीं पढ़ाया। करके देख लीजिए, आपको दिल खुश हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना काफी है। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में नया पेपर सेट लेकर कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद।